Hello students, let's start the today's class with our chapter combustion and flame. So today we are going to start the topic which is how do we control fire. हालांकि पिछले लेक्चर में हमने इस टॉपिक पे बात की थी, बट इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक क्या कहती है। ओके, कि फायर यानी आग को कैसे कंट्रोल किया जाए। You must have seen or heard of fire breaking out in homes. आपने सुना होगा या देखा होगा कि कैसे घरों में आग वगैरह लग जाती है। ओके, दुकानों में लग जाती है, फैक्ट्रीज वगैरह में आग लग जाती है, ठीक है। पर एक बार लगने के बाद उनको बुझाया कैसे जाता है, ठीक है। या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अगर कहीं आपने आग वगैरह लगी देखी हो किसी के घर पे, किसी की फैक्ट्री में, किसी की दुकान पे। ओके, सो डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या हमारे जो सिटी है यानी हमारा जो शहर है या हमारा जो टाउन है, नगर है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड स्टेशन है? बिल्कुल, हर जगह हर सिटी में फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है। फायर ब्रिगेड स्टेशन का मेन काम ये होता है जहाँ पर भी आग लग जाए वहाँ पर उस आग को बुझाना है, ठीक है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब एक फायर ब्रिगेड आती है, व्हाट डज इट डू? तो वो क्या करती है, वो पानी, अपना जितना भी पानी टैंकर में भरा होता है उसको उस जगह पर डालती है जहाँ पर आग लगी हुई होती है, ठीक है। क्यों डालती है? क्योंकि पानी जो होता है वो जिस भी सरफेस पर गिरता है उसका टेम्परेचर कम कर देता है, ठीक है। टेम्परेचर के कम होने से जो आग है वो नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो पानी कुल मिलाकर क्या कर देता है, आग लगती है ऑक्सीजन की मदद से। आग किसकी मदद से लगती है? ऑक्सीजन की मदद से। तो पानी और ऑक्सीजन और उस सब्सटेंस के बीच में जिस पे आग लगी हुई है उसके बीच में पानी जो है वो एक बैरियर क्रिएट कर देता है, ठीक है। मतलब जो सब्सटेंस है जिसमें आग लगी हुई है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो कोई, चाहे वो शॉप हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, तो वहाँ पर पानी डालने पर क्या होता है कि जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है जिसकी वजह से वो आग बढ़ रही है, उस ऑक्सीजन को ख़त्म कर देता है पानी, ठीक है। तो पानी कनेक्शन ख़त्म कर देता है किसके किसके बीच में? वो मटेरियल जिसमें आग लगी हुई है और ऑक्सीजन के बीच में। ओके, व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। ये क्या डालता है? पानी डालता है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पानी जो है वो जलने वाले मटेरियल को ठंडा कर देता है ताकि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नीचे लाया जा सके। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। ये क्या करता है, जो आग फैलने वाली होती है उसको रोक देता है, ठीक है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल। जो वाटर वेपर होती हैं वो भी कंबस्टिबल मटीरियल जो भी जल रहा होता है उसके किनारे किनारे वाटर वेपर जो है वो आ जाती है, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो वाटर वेपर क्या करती है? एयर की सप्लाई को कट कर देती है। एयर की सप्लाई को कट करने से क्या फ़ायदा होता है? एयर में मौजूद होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मदद से ही कोई भी चीज़ जो है वो जलती है, ठीक है। तो वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल्स हेल्पिंग इन द कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। तो आग जो है वो बुझ जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। आपने पढ़ा होगा कि 3 ज़रूरी रिक्वायरमेंट है आग को लगाने के लिए। ये 3 चीज़ें क्या हैं आग को लगाने के लिए? सबसे पहला फ्यूल। फ्यूल ऐसा कोई मटेरियल जिसमें आग लग सके, चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, ठीक है, कागज़ हो, कोई भी ऐसा मटेरियल जिसमें आग लग सके वो कहलाता है फ्यूल। दूसरा चाहिए होता है एयर। एयर यानी हवा। हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या करती है? आग को जलाने में मदद करती है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। और तीसरा है हीट। हीट किस लिए? हीट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। उस टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? टेम्परेचर के बढ़ने से जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेगी उस फ्यूल से,
ठीक है, तो आग लगना पॉसिबल हो पाएगा। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है? जो हवा की सप्लाई है उसको काट दो, और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। या दूसरा काम क्या है? जो भी फ्यूल है, चाहे वो आग हो चाहे कुछ भी हो, उसकी सप्लाई को कट कर देना। ठीक है, नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैनॉट बी एलिमिनेटेड। जो फ्यूल है उसको हटाया नहीं जा सकता बहुत केसेस में। क्यों नहीं हटाया जा सकता? क्योंकि कभी कभी फ्यूल जो है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग हो जाती है। पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लगी है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो फ्यूल का काम करेगी। ठीक है, तो जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है जिस पे आग लगी हुई है, जो फ्यूल का काम कर रही है, तो उसको तो हटाया नहीं जा सकता उस बिल्डिंग को। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो फ्यूल है उसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अब टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। एक जलती हुई माचिस की तीली या फिर कोई गैस लाइटर जो है उसको किचन में लेकर आना है, स्टोव के पास। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। नॉब जलाना है, क्या होगा? कंबशन। ठीक है, आग लग जाएगी। तो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली। गैस जो है वो तुरंत जलती है बिना किसी देरी के। और क्या देती है? हीट और लाइट। गैस जो है, जो वो जलती है, गैस क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मीथेन होती है। ठीक है, तो वो जो जलती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट और लाइट। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। इस तरह के कंबशन को क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। ठीक है, देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जैसे फॉस्फोरस हो गया, जो कि हवा में बर्न होता है रूम टेम्परेचर पे। मतलब आप खुले में वाइट फॉस्फोरस को रख देंगे तो वो जल जाएगा। द टाइप ऑफ combustion in which material suddenly burst into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. Spontaneous combustion क्या होता है? जो बहुत ही तेज combustion होता है, बहुत ही तेजी से आग लगती है, उसको बोलते हैं spontaneous combustion। ठीक है, जो मटेरियल रहता है वो तुरंत फट जाता है। जैसे आपने पटाखों को देखा होगा, तो पटाखों में जो बारूद भरा होता है वो पटाखों को फटने में मदद करता है, तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस कंबशन है। अब रैपिड कंबशन क्या होता है? रैपिड कंबशन, जो गैस है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करती, इस तरह के कंबशन को क्या बोलते हैं? रैपिड कंबशन। सिंपल, घर पे जो अपन गैस जलाते हैं लाइटर से या माचिस की तीली से, वो रैपिड कंबशन है। स्पॉन्टेनियस कंबशन कहाँ देखा हुआ है आपने? स्पॉन्टेनियस कंबशन देखा है आपने पटाखों में। ओके, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire। अब कोल डस्ट जो होता है उसका जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है वो बहुत ही विनाशकारी आग में इस्तेमाल होता है। जैसे कोल माइंस वगैरह में जो आग लगती है उसमें। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू हीट ऑफ द सन। जो स्पॉन्टेनियस यानी एकदम से जो जंगल में आग लग जाती है वो किसके कारण होती है? जो सूरज से जो गर्मी आ रही है, या फिर जो बिजली गिरी सूखी घास वगैरह में या फिर सूखी टहनियों में, तो उस बिजली गिरने या फिर उस क्या बोलते हैं, सूखी हुई घास को आपस में रगड़ खाने से ये जो स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर है ये हो जाती है। मतलब जंगल में आग जो लग जाती है एकदम से, उसी कारण लग जाती है। ओके, हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर होती हैं, यानी जंगल में जो आग लग जाती है, वो इंसानों की लापरवाही से लगती है। जैसे कोई सिगरेट वगैरह और दूसरी मशाल वगैरह लिया है या फिर कुछ ऐसी चीज़ लिया है जो जल रही है, उसको जंगल में फेंक के आ गया तो धीरे धीरे करके आग लग जाती है पूरे जंगल में। ओके, जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी थी, हज़ारों लाखों लाखों जानवर ख़त्म हो गए थे अभी इसी साल। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और अ विजिट। कहीं भी आप पिकनिक मनाने जाएं या फिर कहीं भी जंगलों में जाएं, तो अगर आप कैंप फायर लगाएं, कैंप फायर मतलब कैंप बनाकर जो आग लगाते हैं लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके, तो कैंप फायर जो है
उसको पूरा बुझा दें, उस जगह को छोड़ने से पहले कैंप फायर को पूरा बुझा दें ताकि जंगल में आग स्प्रेड ना कर सके। ओके, वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। हम जनरली क्या है, पटाखों को जलाते हैं दिवाली वगैरह के दिनों में। ओके, व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब एक पटाखा जलाया जाता है एक सडन रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में हीट, लाइट और साउंड निकलता है। जब भी पटाखा जलता है तो हीट भी होती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। बहुत सारी गैस जो है वो निकलती है साथ में। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन अ क्रैकर। एक्सप्लोजन यानी जो धमाका है वो तभी भी हो सकता है जब प्रेशर लगाया जाए किस पे? क्रैकर पे। क्रैकर मतलब पटाखे पे प्रेशर लगाया जाए तो भी एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लोजन का मतलब होता है धमाका। जैसे पटाखे का फूटना एक एक्सप्लोजन है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। फ्लेम, फ्लेम क्या होती है? फ्लेम होती है लपट या आग। ओके, ऑब्जर्व द एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम? व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? एलपीजी फ्लेम का कलर ब्लू होता है, कैंडल फ्लेम का कलर येलो और रेड होता है। ठीक है, तो एलपीजी फ्लेम ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है, कैंडल फ्लेम येलो दिख रही है, एलपीजी फ्लेम ब्लू दिख रही है। ठीक है, रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। आपने क्लास 7th में मैग्नीशियम रिबन बर्न करने वाला एक्सपेरिमेंट किया है, तो उस एक्सपेरिमेंट को रिकॉल करिए। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। इन चीज़ों को आप जला के, अगर नहीं देखा है आपने कभी, तो जलाइएगा। पहला है कैंडल, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैम्फर, चौथा केरोसिन स्टोव और पांचवा चारकोल। तो इनको जला करके आपको क्या देखना है, किस कलर की फ्लेम बनी, या फ्लेम बनी या नहीं बनी। ठीक है, तो आप कैंडल को जलाएंगे तो फ्लेम बनेगी येलो कलर की, मैग्नीशियम को जलाएंगे तो फ्लेम तो नहीं बनेगी लेकिन एकदम से लाइट और हीट निकलेगी। कैम्फर को जलाएंगे तो शायद फ्लेम बनेगी, केरोसिन स्टोव को जलाने में फ्लेम बनेगी, चारकोल को जलाने में शायद फ्लेम नहीं बनेगी। ओके, तो ये आप करके देखिएगा। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो एक्टिविटी 6.5 में क्या बोल रहा है? सबसे पहले एक क्वेश्चन दे दिया, बी केयरफुल, मतलब इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही सतर्कता से करें। होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब। एक बहुत ही पतली 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी ग्लास ट्यूब लेना है विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। किसकी मदद से? चिमटे की मदद से। एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। तो जो नॉन फ्लिकरिंग मतलब बिना बुझने वाली जो कैंडल फ्लेम है, तो इस ग्लास ट्यूब का, ये आपको दिख रहा होगा चिमटे से पकड़ के, इस ग्लास ट्यूब का एक एंड जो है वो कैंडल के फ्लेम में डाल देना है। ओके, ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। एक जलती हुई माचिस की तीली दूसरे एंड पे ग्लास ट्यूब के डाल देना। डू यू सी अ फ्लेम कॉट एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल? थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि क्या फ्लेम निकल रही है? तो आप देखेंगे बिल्कुल हाँ, फ्लेम निकलने लगेगी। ओके, इफ सो व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूसेस अ फ्लेम? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीट विक मेल्ट्स क्विकली। जहाँ पर जो मोम होता है वो तुरंत जल जाता है। तो कुल मिला के इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक ग्लास ट्यूब को चिमटे से पकड़ के एक मोमबत्ती के हिस्से में लगा देना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद माचिस की जो तीली है उसको पास में लेकर आना है, तो ये देखना है माचिस की तीली जलेगी या नहीं जलेगी। ओके, तो ये था एक्सपेरिमेंट। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव फ्लेम्स। ऐसा सब्सटेंस जो वेपोराइज हो जाता है, वेपोराइज मतलब भाप बन के उड़ जाता है, जैसे पानी है, पानी वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें क्या देती हैं? फ्लेम्स देती हैं। फ्लेम्स मतलब क्या होता है? लपट। ओके, फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल एंड मॉल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम्स। तो जो केरोसिन ऑयल होता है यानी मिट्टी का तेल, और मॉल्टन वैक्स यानी पिघला हुआ वैक्स, ये विक, विक मतलब जो बाती होती है, चाहे वो मोमबत्ती की बाती हो, चाहे वो किसी भी ऐसी चीज़ की बाती हो जो जल रहा हो,
तो उसकी जो विक है तो उससे वेपोराइज होती हैं चीज़ें, ठीक है, और क्या बना लेती हैं, फ्लेम्स बना लेती हैं। चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो चारकोल होता है वो वेपोराइज नहीं होता है और फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता है और फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल, जो फ्लेम जल गई ये जो माचिस की तीली, इसका रीज़न यही था कि जो ये मोमबत्ती का जो मोम था या वैक्स था वो एवेपोरेट होके एक ग्लास ट्यूब के एंड से दूसरे एंड तक जा रहा था, ठीक है, तो उसके कारण जो है वो माचिस की तीली जल पाई। व्हेन अ कैंडल फ्लेम इज स्टीडी, जब एक कैंडल फ्लेम स्टीडी होती है, स्टीडी मतलब जब हवा नहीं चल रही होती, हिल डुल नहीं रही होती है। इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, एक ग्लास की क्लीन प्लेट जो है वो उसके ऊपर रख देनी है ल्यूमिनस जोन में। ल्यूमिनस जोन मतलब ऐसा जोन जहाँ सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। मैं आपको जोन्स के बारे में दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ल्यूमिनस जोन आप देख सकते हैं कहाँ पर होगा, जो जहाँ जो हिस्सा जल रहा है वही ल्यूमिनस जोन है। सबसे हॉटेस्ट पार्ट बाहर का है, ये पूरी तरह से कंबस्चन हो जाता है, इसमें ब्लू कलर का होता है। बीच वाला हिस्सा मॉडरेटली हॉट है और सबसे कम हॉट जो है वो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। मिडिल जोन जो है वो पार्शियल कंबस्चन कराता है। इनर मोस्ट जोन जो है वो अनबर्नड वैक्स के वेपर देता है, ठीक है। तो ये है अपना पूरा कैंडल फ्लेम। सॉरी। अ सर्कुलर ब्रैकिश रिंग इज फॉर्म्ड ऑन द ग्लास प्लेट साइड। तो जिस ग्लास प्लेट पे आप ये नीचे मोमबत्ती रख रहे थे तो इस तरह की सर्कुलर, देखिए गोल गोल एक ब्लैक कलर की कार्बन रिंग बन गई है। ओके, इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स। तो ये क्या करता है, ये जो अनबर्नड यानी बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स हैं उनको डिपॉजिट होने से दिखाता है कि कैसे डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड। एक लंबी कॉपर वायर जो है ये इस पे आपको दिख रहा होगा, ये ल्यूमिनस जोन में लगाइए आप, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है नॉन ल्यूमिनस जोन में, सॉरी ल्यूमिनस जोन नहीं, नॉन ल्यूमिनस जोन, जो हिस्सा जल नहीं रहा हो 30 सेकेंड के लिए। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, जैसे ही उस कॉपर वायर को आप मोमबत्ती के ऊपर रखते हैं उसके नॉन ल्यूमिनस जोन में, मतलब जो ऐसा जोन जो हिस्सा जल नहीं रहा हो मोमबत्ती का, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो कॉपर वायर है ये रेड कलर का होने लगेगा, ठीक है। इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई टेम्परेचर। क्या ये इंडिकेट करता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है फ्लेम का उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। क्या आपको पता है ये जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जोन जो है वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। तो जो हॉटेस्ट पार्ट दिख रहा है वही नॉन ल्यूमिनस जोन है। गोल्ड स्मिथ बिलो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं, यानी जो सुनार है वो क्या करते हैं, ये फूकते हैं, ठीक है, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। फ्लेम का जो आउटर मोस्ट जोन है उसको फूक करके क्या करते हैं, एक गोल्ड या सिल्वर को पिघलाने में मदद करते हैं, ठीक है। वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। आउटर मोस्ट जोन वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट जोन आपको दिखाई गया होगा, ठीक है, दिख गया होगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है, व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल ऐसी कोई भी चीज़ होती है जिसमें आग पकड़ ले। रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पजेज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। तो जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी या फिर डोमेस्टिक एनर्जी या कुछ भी, तो वो क्या है, लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब जो है वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो इन सब्सटेंसेस को जिसमें आग लग सकती है इनको क्या बोलते हैं, फ्यूल्स।
एक गुड फ्यूल क्या होता है? जो कि आसानी से मिल जाए, जो कि चीप हो, चीप मतलब सस्ता हो, जो कि आसानी से जल सके, धीरे धीरे ही सही लेकिन आसानी से जल सके, बहुत सारी हीट दे यानी बहुत सारी गर्मी दे, कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस पीछे ना छोड़े, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा बचना नहीं चाहिए, ठीक है, तो जलने के बाद, तो वो कहलाता है एक अच्छा फ्यूल, ठीक है। वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है? ये सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी। इन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक अच्छे फ्यूल की पहचान ये होती है कि जो बहुत आसानी से मिल जाए, ठीक है, सस्ता हो, आसानी से जल जाए, ठीक है, बहुत सारी हीट दे, किसी तरह का अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस पीछे ना छोड़े। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो कि आइडियल फ्यूल की तरह काम करे, ऐसा कोई भी फ्यूल नहीं है जो आइडियल फ्यूल की तरह काम करे। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर यूज़। तो हम ऐसे फ्यूल्स के बारे में देखते हैं जो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट, ज़्यादातर ज़रूरतों को हमारी पूरी कर देता है। फ्यूल्स डिफ़र इन देयर कॉस्ट, फ्यूल अपने कॉस्ट में डिफ़र करते हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ फ्यूल क्या होते हैं? चीपर होते हैं दूसरे से, ठीक है, यानी सस्ते होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, लिस्ट बनाइए जो फ्यूल्स आप जानते हैं, जैसे कोल, पेट्रोल, डीजल। तो जो जो फ्यूल्स आप जानते हैं, केरोसिन, तो उन फ्यूल्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है। उनको सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैशियस फ्यूल में क्लासीफाई कर दीजिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सॉलिड फ्यूल जो है वो है कोल, कोयला जो है वो सॉलिड फ्यूल है, लकड़ी सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। लिक्विड फ्यूल क्या है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये लिक्विड फ्यूल है। गैशियस फ्यूल क्या है? एलपीजी, सीएनजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं ये गैशियस फ्यूल है। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है फ्यूल, ठीक है। या कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उसकी? कैलोरीफिक वैल्यू वही होती है कि कितनी एनर्जी देता है, ठीक है। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज अ फ्यूल। आपको क्या बोला गया है कि जो काऊ डंग होता है यानी कंडा होता है, कोयला और एलपीजी, इन तीनों की मदद से आपको पानी गर्म करना है, ठीक है। सबसे पहले आप काऊ डंग में करके देखिएगा, यानी कंडे के ऊपर रख के करके देखिएगा बर्तन को, ठीक है। क्या करके देखना है? पानी गर्म करके देखना है कंडे के ऊपर। दूसरा क्या करके देखना है? कोयले से जली हुई आग में पानी गर्म करके देखिएगा। और तीसरा एलपीजी से लगी हुई आग में पानी गर्म करके देखिएगा। फिर आप ये टाइम नोट करिएगा कि किस में जल्दी पानी गर्म हो गया, ठीक है। बस ये थोड़ा सा सावधानी रखिएगा कि जलिएगा नहीं, ओके। यू में टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट? क्या ये तीनों जो फ्यूल हैं ये एक ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस होती है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबस्शन से, किसके कंप्लीट कंबस्शन से? 1 किलो फ्यूल्स के, ठीक है। अब वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है, आप एलपीजी ले लीजिए, काऊ डंग ले लीजिए, कोल ले लीजिए। तो 1 किलो फ्यूल से जितनी हीट या जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 1 किलो फ्यूल से जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बने वो क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू होती है फ्यूल की, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। कैलोरीफिक वैल्यू किस में एक्सप्रेस्ड है? किलो जूल पर केजी। जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किस पे एक्सप्रेस हुई है? किलो जूल पर केजी, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4। कैलोरीफिक वैल्यू कुछ चीज़ों की दी हुई है, आपको पता होनी चाहिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू की जो यूनिट होती है वो होती है किलो जूल पर केजी, ओके। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। सबसे पहला काऊ डंग केक यानी जो कंडा होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 6,000 से 8,000 है। वुड यानी लकड़ी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 से 22,000 है। कोल यानी कोयला, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 25,000 से 33,000 है। पेट्रोल, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू 45,000 से आसपास होती है, ठीक है।
केरोसिन, केरोसिन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 45,000 ही होती है। डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ये भी 45,000 होती है। मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 50,000। सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ये भी 50,000। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 55,000। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 35 से 40,000। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? 1.5 लाख। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आप देख सकते हैं हाइड्रोजन की होती है, फिर होती है एलपीजी की, फिर सीएनजी, मीथेन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब की लगभग बराबर होती है। ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, यानी जो फ्यूल्स हैं उनका जलना, ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाता है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जो हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या जो फ्यूल हम जला रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उससे इन्वायरमेंट का नुकसान होता है, क्योंकि जो फ्यूल हम जलाते हैं उससे या तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। ये सारी ऐसी गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट को पल्यूट करती हैं या गंदा करती हैं। ठीक है। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। जो इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन है उसका बहुत ही ख़तरनाक असर पड़ता है एनवायरनमेंट में। पहला, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड। कार्बन के जो फ्यूल होते हैं जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, तो ये रिलीज़ करते हैं अनबर्नड कार्बन। ठीक है। ये क्या रिलीज़ करते हैं? अनबर्नड कार्बन। ठीक है। पार्टिकल्स, दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स। ये जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, यानी ये जो क्या बोलूँ मैं, ये जो बहुत ही महीन पार्टिकल्स होते हैं, ये ये डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं। मतलब ये बहुत ही बुरी तरह से पल्यूट कर सकते हैं एरिया को। ठीक है। जिनके कारण बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अस्थमा हो गया या और रेस्पिरेटरी डिजीज़ कोई। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब जो इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, यानी पूरी तरह से अगर कंबस्शन नहीं हुआ इन गैसेस का, तो वो क्या देता है? पूरी तरह से कंबस्शन नहीं हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। ये बहुत ही जहरीली गैस है। इट इज़ डेंजरस इन इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज्ड फॉर्म। तो एक किसी भी, जैसे घर पे सिगड़ी वगैरह जलाई जाती है ठंडियों में, कोयले को जला के, लकड़ी को जला के आग लगाई जाती है, तो ये जो आग लगाई जाती है इससे जो धुआं उठता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है। बंद कमरे में किसी की भी जान ले सकता है। तो या तो चिमनी होनी चाहिए घर में उस धुएं को निकलने के लिए, या कुछ भी। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि घर पे जो है वो कोयला वगैरह जो है वो जला के बंद कमरे में नहीं रहना चाहिए। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उससे लोग मर सकते हैं। ठीक है। ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज टू नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और स्माउल्डरिंग कोल फायर इन इट। बिल्कुल इसीलिए बोला जाता है कि उस कमरे में ना सोएं जिसमें बर्निंग या स्मोल्डरिंग कोल फायर होती है। ठीक है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। ज़्यादातर जो फ्यूल्स होते हैं, यानी जो जलने वाली चीज़ें होती हैं, उनका जो कंबशन होता है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज़्यादातर चीज़ों का जो कंबशन होता है उससे गैस रिलीज होती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इन्वायरमेंट में इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ता है हवा में, जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन हवा में बढ़ता है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है। तो कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। तो ज़्यादातर फ्यूल्स जो होते हैं उनका कंबशन वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर सकता है एनवायरनमेंट में। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो वातावरण है या एटमॉस्फेयर है उसके टेम्परेचर राइज करने में, टेम्परेचर का राइज करने का रीज़न ही यही होता है। मतलब जो हम देख रहे हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल रही है, तो वो किसके कारण हो रहा है? जो एटमॉस्फेयर में जो हीट मौजूद है वो बढ़ रही है।
ठीक है, वो बढ़ती किस वजह से है, जो भी पोल्यूशन करने वाली गैसेस होती हैं जब वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अगर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम क्या होता है, हीट को ट्रैप करना या हीट को पकड़ के रखना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीट को ट्रैप करके रखती। ठीक है, यानी जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी वहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, पूरे एटमॉस्फेयर का जब टेम्परेचर बढ़ जाए या पूरी अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। दिस रिजल्ट्स एमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स विच लीड्स टू अ राइज इन द सी लेवल। तो इससे क्या होता है कि जो पोलर ग्लेशियर्स होते हैं, यानी जो पोल्स में ग्लेशियर वगैरह पाए जाते हैं, ग्लेशियर मतलब जो साफ पानी के जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो वो जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। ठीक है, जिससे सी लेवल बढ़ता है और फ्लड वगैरह आ जाती है कोस्टल एरियाज़ में, तो कुल मिला के इन्वायरमेंटल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो गाइज़ अगले अगले लेक्चर में हम एसिड रेन के बारे में बात करेंगे, फिर हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और रिवीजन करेंगे पूरा एक बार फिर से पूरे चैप्टर का। ओके, सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।